नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो पहले जा कर के अभी तक वो उस लेक्चर को नहीं देखे, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जा कर के वो वाला लेक्चर देख लीजिए पहले। उसके बाद हम लोग इसके आगे से मतलब जहाँ फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे पढ़ना, वहाँ से आगे इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ना कंप्लीट किया था, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, बिहार के बहुत जितने भी पर्व त्यौहार थे, या फिर देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वहाँ के व्यंजन, वहाँ की जो रीति रिवाज है, वहाँ के पर्व त्यौहार है, वहाँ की भाषाएं हैं, उनके बारे में यानी कि विविधता के बारे में पढ़े थे। हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़े थे? विविधता के बारे में, कि हमारे देश कितना विविधताओं से भरा हुआ है। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक टर्म है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्वाइन किया था, एक फ्रेज़ है जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री बट विदाउट बीइंग अ डाइवर्स कंट्री देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब विविधता में क्या है? एकता है। तो ये जो बातें हैं वो कौन बोले थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब विविधता, इतने देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश क्या है? एकजुट है, एक है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है विविधता के प्रति सम्मान। मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग भोजन है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग लैंग्वेज है, तरह तरह तरीके के क्या है? काम है, कार्य लोग करते हैं, ऑक्यूपेशन है, पेशा है उन लोगों का, ऑक्यूपेशन है, और डिफरेंट वो लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो उनके प्रति हम में क्या है? सम्मान है। मतलब हम लोग विविधताओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और क्या है उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक घटना है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करा है कि यह एक कहानी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है। यानी कि हम लोग एक कहानी के माध्यम से विविधता के प्रति जो सम्मान वाला टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करा है कि ये कहानी के थ्रू बताया जा रहा है, और ये कहानी किस चीज़ की है? तो 4 मित्रों की, मतलब 4 दोस्तों की है। और कहानी क्या है? जो कक्षा 9 के छात्र हैं, मतलब 4 मित्र हैं जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी एवं रॉबिन है। यानी कि 4 फ्रेंड्स हैं जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं, और उनका क्या क्या नाम है? तो एक का नाम है नवीन, एक का नाम है रफ़ी, एक का नाम है शालिनी, और जो चौथा है उसका नाम है रॉबिन। इनकी मातृभाषा भी अलग अलग है। यानी कि मातृभाषा कहने का मतलब क्या है? कि जो लैंग्वेज बचपन से बोली जाती है वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, उनका क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं। तो क्या करें, इनकी मातृभाषा अलग अलग है। जहाँ नवीन हिंदी बोलता है, वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है, वहीं रॉबिन की भाषा अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता है। मतलब ये 4 मित्र हैं, और चारों जो हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं। जैसे नवीन हिंदी बोलता है, रफ़ी उर्दू शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, शालिनी पंजाबी बोलती है, एंड रॉबिन की जो भाषा है वो उसमें अंग्रेजी बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। वो सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मतलब चारों अपना अपना मातृभाषा है, मतलब अलग अलग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ की भाषाएं तो ठीक है बोलते हैं, लेकिन सभी लोग मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो सभी लोग हिंदी भी बोल लेते हैं, और सभी लोग, ये जो चारों लोग हैं वो आपस में क्या है? मित्र हैं, दोस्त हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर पे आने का निमंत्रण दिया। यानी कि होली की छुट्टी में, जब विद्यालय में होली की छुट्टी होती है, तो नवीन इन सभी को बुलाता है कि आओ हमारे यहाँ होली के अवसर पे। ठीक है, तो होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चों ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की मां ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। जैसा कि होली में आप लोग भी देखते हैं, आपके यहाँ भी क्या बनता है? अच्छी अच्छी पकवान बनते हैं, भोजन बनते हैं। तो नवीन के यहाँ भी ये बच्चे जब गए वहाँ पे, तो उनकी माता ने सभी को, माता जी ने क्या बोला सभी को कि आओ बच्चों बैठ करके खाना खा लो। इस प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुँचे। अब नवीन बोला कि हमने होली में आपको तो खिलाया, अब आप क्रिसमस के समय आप हमें बुलाइए। तो नवीन जो रॉबिन है, जो क्या है? क्रिसमस
यानी कि वो क्रिश्चियनिटी से आता है, यानी कि क्रिश्चियन धर्म से आता है, तो उसके यहाँ क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। वैसे क्रिसमस तो सभी लोग मनाते हैं, और इंडिया की तो यही खासियत है कि चाहे किसी भी हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी पर्व त्यौहार हो, सभी लोग, सभी धर्मों के लोग क्या करते हैं? मिलजुल करके मनाते हैं। जैसा कि आप भी क्रिसमस पे क्या करते हैं? हम लोग भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि तो क्या करें यहाँ पे कि रॉबिन जो है वो अपने घर पे क्या करता है? क्रिसमस के दिन सभी को बुलाता है। रॉबिन के घर के सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री के छोटे छोटे बल्बों से सजाया और सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री खाने का मजा लिया। खाने के बाद क्या होता है कि बच्चों ने नाच गान का भी आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आप भी अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि हमारे देश में क्या अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग खान पान है, फिर भी सभी लोग क्या करते हैं? एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारा त्यौहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके क्या करते हैं? इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। ठीक है। अब क्या करा है कि लगभग 2 साल पहले की बात है कि मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के एक भोजपुर के बच्चे, यानी कि सारंगपुर जिला के विद्यालय के जो बच्चे थे वो कहाँ पे गए थे? भ्रमण के लिए राजगीर गए। भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमने। यानी कि आप भी अपने स्कूल की तरफ से टूर पे क्या किया जाता है? ले करके जाता है बच्चों को घुमाने के लिए। तो हम लोग के टीचर तो पटना ही घुमा के छोड़ दिए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग स्कूल की तरफ से कहाँ कहाँ घूमने गए थे। जैसे हम लोग पटने का ही हैं और पटने में ही घुमा करके बच्चों को फुसला दिए थे सर। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ गए थे, राजगीर गए थे या नहीं गए थे, पावापुरी गए थे या नहीं गए थे। यही तो क्या बोलते हैं, सभी टीचर लोग यही ज़्यादातर यही जो प्लेसेस है, राजगीर है, पावापुरी है, यहीं ले जा करके घुमा देते हैं। और इससे भी अगर स्थिति खराब हुई तो पटने घुमा के छोड़ देंगे। तो यही बात है, तो हम लोग को पटने ही घुमा के छोड़ दिए थे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहीं घूमने गए हैं या नहीं गए हैं। तो अब आगे क्या है कि जब विद्यालय के बच्चे राजगीर, सारंगपुर जिला जो भोजपुर है, भोजपुर जिला, वहाँ के सारंगपुर के बच्चे विद्यालय की तरफ से घूमने गए थे, तो जब बच्चे वेनुवन पहुँचे, मतलब कहाँ घूम रहे थे? तो राजगीर। तो राजगीर में एक जगह है वेनुवन, ठीक है। तो जब बच्चे विद्यालय के बच्चे जब वेनुवन पहुँचे, तभी वहाँ एक दूसरा परिभ्रमण दल जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे, वो लोग भी घूमने के लिए आए थे। तो हाँ, एक बात ये देखने के लिए मिलता है कि अगर आप स्कूल की तरफ से जाइएगा, एक बस जाता है, उसमें जितने भी बच्चे हैं सब लोग आप जाते हैं, तो अगर घूमने के लिए जाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप जैसे बहुत से स्कूल के विद्यार्थी जो हैं, मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स आए हुए रहते हैं अलग अलग क्षेत्र पर, और सब लोग अपना अपना एक बैनर लगाए हुए रहते हैं और बोलते हैं, और मतलब घूमने के लिए आते हैं। बहुत सारा बसेज आपको देखने को मिल जाएंगी जो अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चे घूमने के लिए आए हुए रहते हैं। तो इसी तरीके से जो बच्चे भोजपुर के थे वो तो गए ही, साथ ही साथ वहाँ पे देखे कि नौहट्टा के विद्यालय के बच्चे आए हुए थे, जो किस जिला में है? सहरसा जिला में। अब भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे। का हो, का हाल बा, कैसन रहा, देखो ये बहुत ही अच्छा लगा था। तो इस तरीके से जो भोजपुर के बच्चे थे वो भोजपुरी में बात कर रहे थे, करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चों की ओर गया जो आपस में बात कर रहे थे, परंतु उनकी बात उसे समझ नहीं आई। वह अपने एक साथी तथा दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? तो दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। मतलब क्या है, हम सहरसा जिला के हैं और हमार भाषा मैथिली है, ऐसे कुछ बोला होगा। तो क्या करे कि दोनों दल के बच्चे एक दूसरे के साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। कहा कि अच्छा तो एक काम करो, तुम हिंदी में बोलो, हम भी हिंदी में बोलते हैं। तो दोनों बच्चों के बीच आपस में काफ़ी मित्रता हो गई। जब बच्चे जलपान के लिए अपने अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा था उसकी मातृभाषा कैसी है? मैथिली है। जबकि ये जो भोजपुर जिला का बच्चा सब था वो सब कौन सा भाषा बोल रहा था? भोजपुरी बोल रहा था। फिर जो शिक्षक महोदय हैं वो बताते हैं कि हमारे राज्य बिहार में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली,
अंगिका, वज्जिका इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो बोली जाती है हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है। जो पटना के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा कैसन भाषा बोलल जा है? तो मगही भाषा बोलल जा है। और मैथिली की बात करें तो मैथिली छः छः करके थोड़ा सा ऐसा बोला जाता है, आपको पता होगा। उसके बाद अंगिका और वज्जिका इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती है। और आपके क्षेत्र में कौन सी मातृभाषा बोली जाती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके और उसी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। ये काम आपको करना है। उसके बाद क्या है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। सोच के देखिए कि हमारा जो देश भारत है उसमें कितने लगभग 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग तरीके के। हम लोग बहुभाषी हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो भारतीय हैं वो कैसे हैं? बहुभाषी है। मतलब एक भाषा नहीं बल्कि बहुत से भाषाएं जानते हैं। जैसे हम लोग भी अगर बात करें तो हम लोग हिंदी जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, मैथिली जानते हैं, मोटा मोटी तौर पर मैथिली भी बोल लेते हैं, मगही तो बोलते ही हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इंग्लिश भी जानते हैं और पंजाबी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो इस तरीके से अगर बात कहा जाए तो हम लोग क्या है? बहुभाषी हैं। मतलब बहुत मतलब भाषी कहने का मतलब क्या हुआ? अनेक भाषाओं को जानते हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी हम पढ़ाने के लिए आपको हिंदी में बात कर रहे हैं, अपने घर वालों से हम लोग मगही में बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग हैं, तो हम लोग कैसे हैं? हम भारतीय लोग कैसे हैं? बहुभाषी हैं, ठीक है। आप भी अपने घर में अपने जो रीजनल लैंग्वेज है, मतलब जो मातृभाषा है, मतलब आपके क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है, घर परिवार में आप वही भाषा यूज करते होंगे। लेकिन जब स्कूल जाते हैं, अपने शिक्षक से बात करते हैं, तो कौन सी भाषा का यूज करते हैं? हिंदी भाषा का यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक से अधिक भाषाओं का यूज करते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या कराए कि इसलिए आसानी से संपर्क हो जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग संविधान के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना है संविधान के बारे में भी। संविधान क्या होता है, संविधान कैसे कार्य करते हैं, संविधान है क्या, संविधान क्यों बनाया गया, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एकदम बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो संविधान में ही जैसे संविधान क्या एक तरीके का देश कैसे चलेगा इस तरीके का समझो कि एक बुक है, और उसी में बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं कि देश को कैसे चलाना है, कौन हेड होगा, कैसे उसका क्या कार्य होगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा, और जो देश के लोग हैं उनका क्या अधिकार होगा, उनका क्या कर्तव्य होगा। इन सारी चीज़ों को एक बुक में लिखा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। आगे आने वाले जो टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, उसमें संविधान के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोगों को समझना है कि संविधान होता क्या है। पहले हम लोग विविधता को समझ रहे हैं कि विविधता क्या है, वो हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसी में एक चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज के बारे में बात किया जाता है। मतलब संविधान में समझो कि एक टॉपिक है, चैप्टर है, जिसमें किसके बारे में बात किया जाता है? भाषाओं के बारे में बात किया जाता है, और वो 8वीं अनुसूची में है। मतलब समझो कि 8वीं चैप्टर में, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को संविधान में लिखा हुआ है? तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भेदभाव एवं असमानता। अब हमें क्या पढ़ना है? भेदभाव। अब देखो एक बात और समझनी है कि जहां पे असमानता होगा, एक तरीके से हम लोग की ये उदारता है कि हम लोग कोई भी असमानता है, मतलब डाइवर्सिटी है, तो विविधता है, तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे समाज में जो असमानता के कारण क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए कोई गरीब और अमीर में भेदभाव करता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास कुछ पैसे नहीं है और किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो वो लोग क्या करने लगे? यहाँ पे क्या हुआ? असमानता हुआ, विविधता हुआ। मतलब असमानता हुआ ना कि एक के पास पैसा है और एक के पास पैसा नहीं है। तो इस कारण से लोग क्या करने लगते हैं? भेदभाव करने लगते हैं। उनके बीच में क्या, उनके मन में क्या बैठ जाता है? भेदभाव बैठ जाता है। लोग एक दूसरे से क्या करने लगते हैं? भेदभाव कहने का मतलब क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाने का ये भाव आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? भेदभाव, ठीक है। तिरस्कार का भावना आ जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि असमानता एक तरीके से अगर देखा जाए तो कभी कभी क्या बन जाता है? भेदभाव का कारण भी बन जाता है। और वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो क्या करें कि ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ तक इतना सब कुछ समझने के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि विविधता होता क्या है। अब हम लोगों ने समझा कि विविधता क्या होता है। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। हम लोग ये भी देखे ना कि तरह
तरह तरीके के क्या है पकवान है, व्यंजन है। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो घर में खाना खाते हैं वो नहीं खाते हैं, बल्कि अलग अलग तरीके का कहते हैं कि अरे चाइनीज़ दे दो, तो हमें साउथ इंडियन दे दो, इडली दे दो, सांभर दे दो, डोसा खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो। मतलब जो हम लोग अपने क्षेत्र में का जो पारंपरिक जो भोजन है वो तो करते ही हैं। जैसे बिहार का है तो लिट्टी चोखा तो हम लोग घर में भी बना के खा लेंगे, लेकिन डोसा, सांभर, इडली, ये सारी चीज़ें हम लोग उतने परफेक्शन से नहीं बना पाएंगे जैसे वो लोग अपने क्षेत्र में बनाते हैं, साउथ इंडियन लोग बनाते हैं। तो वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उन खानों को खाने का मन करता है। मतलब एक तरीके से देखें तो हमारे लाइफ में क्या आ जाती है, वेराइटीज़ आ जाती है। इस तरीके से जो वेराइटीज़ है, मतलब जो विविधता है, वो हमारे लाइफ को क्या करता है, ये समृद्ध बनाता है। लेकिन परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिससे हमें दुख होता है। ये भी आपको समझना है कि विविधता के कारण, असमानता के कारण क्या होता है, हमारे समाज में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिनसे हमें क्या होता है, दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं। ये भी बात आती है। अगर मान लीजिए हम लोग अगर मान लीजिए हम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जाए जो कहे कि नहीं नहीं, हम लोग का लिट्टी चोखा, दाल भात सब्जी बहुत बेस्ट है और इडली सांभर डोसा खाने वाले लोग एकदम बेकार है। मतलब वो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, कुछ स्वाद नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, वो नहीं लगता है। मतलब हीन दृष्टि से, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को क्या देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। हाँ, जाहिर सी बात है, ये जो जितने कारण हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जहाँ पे भी होता है वहाँ कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक शिक्षित व्यक्ति है और एक अशिक्षित व्यक्ति है। अब क्या करेगा, जो शिक्षित व्यक्ति है वो अशिक्षित व्यक्ति के साथ क्या करने लगेगा, भेदभाव करने। अरे हम तो पढ़े लिखे, टाई वुई लगा के सूट बूट एकदम पहन के जाते हैं और ये देखो खेतों में काम करता है, अनपढ़ है, मतलब कुछ नहीं समझता है। तो एक तरीके से वहाँ पे क्या हो गया, भेदभाव हो गया। और साथ ही साथ अविश्वास एक दूसरे के प्रति हो गया, अंधविश्वास हो गया, गरीबी हो गई, स्वार्थ हो गया। कुछ लोग स्वार्थ के कारण भी क्या करते हैं, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। अब क्या होता है कि असमानता देखने को मिलती है। भेदभाव जो है वो अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं एवं पुरुषों का हो सकता है। और जाहिर सी बात है हम लोग कास्ट सिस्टम में भी देखते हैं, मतलब जाति व्यवस्था में भी देखते हैं। कोई कहता है कि हम बहुत बड़े हैं, कोई कहता है कि तुम एकदम बहुत छोटे हो। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। मतलब कहते हैं कि हम बड़े हैं, मतलब अगर कास्ट में भी देखें तो कोई बोलेगा हम बहुत बड़े कास्ट के हैं, कोई बोलेगा तुम छोटे कास्ट के हो, ये हो वो हो, करते करते और क्या करता है, भेदभाव करता है। एक दूसरे के साथ बैठेगा नहीं, खाना नहीं खाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे समाज में क्या है, देखने को मिलती है। इसको क्या बोलते हैं, भेदभाव करना। इसको क्या बोलते हैं, भेदभाव करना। अब एक कहानी और पढ़ना है और वो क्या है, राम जीवन की कहानी। एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम है, राम जीवन। अब इसकी कहानी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अब क्या है कि राम जीवन सुपौल जिला के सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वाह क्या बात है, प्रतिष्ठित। हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा प्रतिष्ठित मत बनो। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिष्ठित का मतलब क्या है कि जिसकी मान प्रतिष्ठा है, गांव के लोग उसको क्या करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं, मतलब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है। प्रतिष्ठित कहने का मतलब क्या है, सम्मानित। वाह क्या बात है, प्रतिष्ठित। अब देखो क्या है कि राम जीवन कहाँ का है, सुपौल जिला का है, सुखपुर गांव का है। वाह, गांव का भी नाम है प्रतिष्ठित जैसा, सुखपुर। अब क्या करा है कि ये एक व्यक्ति है, विवाह के 10 वर्ष के पश्चात उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। मतलब जब राम जीवन का शादी हुआ तो उसके 10 वर्ष के बाद उसके घर में एक लड़की का जन्म होता है। राम जीवन की चाह तो बेटे की थी, पर बेटी पाकर भी वे क्या थे, संतुष्ट थे। बेटे की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः बेटी ही होती है। दो बेटियां होने के कारण वह काफी चिंतित रहने लगा। अब राम जीवन को लगा कि अरे 2 बेटियां हो गई, बेटे तो हैं ही नहीं। अब इसमें क्या होता है कि बेटे की चाहत में वो मंदिरों मस्जिदों में हाथ जोड़ने और मन्नतें मांगने लगा। इसी तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अब देखो, खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। वाह क्या बात है, मतलब पूरे गांव को ही ये निमंत्रण दे दिया और सबको भोज कराया कि मेरे यहाँ तो क्या हुआ है, बेटे का जन्म हुआ है। अब देखो, गुजरते समय के साथ साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटों के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे। मतलब बेटे को भाई चोट नहीं लगना चाहिए, बेटा जो भी मांगे, मतलब
अगर किसी चीज़ का जिद करे तो वो भी मिलना चाहिए। और बेटियों का ये लोग क्या करने लगे, उसको ध्यान ही नहीं दिए, करके ये जो कर रही है करने दो, काम धाम जो कुछ भी है कर रही है। मतलब बेटियों के ऊपर इनका जरा सा भी ध्यान नहीं था। और सबसे ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर था, बेटों के ऊपर था, बेटे के ऊपर था। अब क्या हुआ कि जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था, बेटियां इन कामों के अलावे पढ़ाई पर खुद से भी ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में उसे घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे, परंतु वह पढ़ाई के बदले खेल कूद लड़ाई झगड़ा किया करता था। अब ये भी सोच के देखो कि मतलब जिसके पेरेंट्स ये चाह रहे हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लाड़ दुलार प्यार जो कुछ भी बोलो सब कर रहे हैं, और उसकी ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि इसका जो पढ़ाई है वो प्राइवेट स्कूल में लिखवा देते हैं भाई, एकदम बड़ा जो नामी स्कूल है उसमें ले जा करके इसका क्या कर देते हैं, नाम लिखवा देते हैं। और बेटियों की बात करें, रे इसको तो गांव का सरकारी स्कूल है जिसमें पढ़ाई होवे या ना होवे उसी में जाएगी और घर का सारा काम धाम देखेगी, अपना क्या पढ़ के करेगी। मतलब ऐसा सोच था किसका, राम जीवन का। अब आगे देखो क्या होता है कि इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज्यादा महत्व देता था। वह बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था। अब इस तरीके से अगर देखें कि बेटियों को एक तरीके से बेटियों के ऊपर ध्यान न देकर उसके पढ़ाई को क्या कर रहा है, मतलब उसके पढ़ाई के साथ ऐसे ही मतलब मन मुटाव कर रहा है कि पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बेटे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जबकि बेटियों के साथ ऐसा नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे राम जीवन क्या कर रहा है, बेटे और बेटी में भेदभाव कर रहा है, बोल सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है, जो किस चीज को दर्शाता है, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि बेटे और बेटी में भेदभाव करना क्या कहलाएगा, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता कहने का मतलब क्या हुआ, लिंग के आधार पे, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, स्त्री है कि पुरुष है, बेटा है कि बेटी है, ये क्या है, ये लिंग के आधार पे भेदभाव करना कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ठीक है। अब क्या करें कि ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नजरअंदाज करते हैं। मतलब राम जीवन जैसे व्यक्ति हमारे समाज में बहुत लोग देखने को मिल जाएंगे। अगर आप गांव में रहते तो गांव में जरूर देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। अब तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी क्या होता है, बेटे और बेटियों में भेदभाव किया जाता है। अब क्या करें कि इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़के और लड़कियों में, बेटे और बेटियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को बराबर का क्या है, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर मिलने चाहिए। हर कोई क्या है, आज अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम जब होता है या फिर ट्वेल्थ का जब एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड का, तो उसमें देखिएगा कि जो टॉप करने वाली होती है वो ज़्यादातर लड़कियां ही होती है। लड़के क्या हो गए हैं, पिछड़ गए हैं। जबकि जो ये हमारा जो समाज है वो ज़्यादातर जो फोकस है वो किसके ऊपर करता है, लड़कों के ऊपर करता है। फिर भी लड़के पिछड़ रहे हैं और लड़कियाँ आगे निकल रही है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। अब क्या करें कि ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव ही है बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलते हैं। अपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा, आइए उनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये भी आपको जानना है कि एक तो लोग समाज में लैंगिक भेदभाव तो करते ही हैं, साथ ही साथ जाति के आधार पे भी क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जैसे सवर्ण और दलित का अनटचेबल जिसको लोग बोलते थे कि क्या है ये अछूत है, मतलब इसमें टच नहीं होना है, मतलब जाति के आधार पे लोग क्या करते थे, भेदभाव करते थे। अब उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब क्या करें यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 1891 में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1956 में। इनका जन्म हुआ था महार जाति में जो अछूत मानी जाती थी। मतलब अछूत कहने का मतलब क्या है कि लोग ऐसा सोचते थे कि इनमें टच नहीं होना है, मतलब इनसे छुआना नहीं है, मतलब इनसे टच नहीं होना है, इनसे दूर रहना है। अगर टच हो गए तो क्या हो गए, अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा सोचा जाता था। और उन्हीं समाज में, उन्हीं जाति में किनका जन्म हुआ था, भीमराव अंबेडकर को, जिसको क्या बोला जाता था, अछूत बोला जाता था उस जाति को। अब महार लोग गरीब होते थे। महार लोग कैसे होते थे, गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। मतलब अगर महार जाति के रहने वाले जो लोग होते थे वो उनके जो पिता का जो काम करते थे वही काम बच्चों को करना पड़ता था। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मतलब जो एक प्रॉपर जो गांव होता है जिसमें सभी लोग रहते हैं,
उसको छोड़ करके एक अलग इन लोगों का गांव होता था, गांव के बगल में अलग गांव होता था। और इन लोगों को मतलब महार जाति के जो लोग होते थे उनको इस गांव में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि तुम इस गांव में, यानी कि जहाँ पे सभी लोग रहते हैं वहाँ पे नहीं आ सकते हो, तुम दूर ही रहना, ऐसा मतलब व्यवस्था था उस समय का। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरीके की सरकारी नौकरियां करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। मतलब क्या देखा जाता है, हम लोग अगर इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, हम लोगों ने देखा अपने हिस्ट्री के चैप्टर में क्या देखा कि वैदिक काल आया। वैदिक काल में क्या होता था कि लोग जो कार्य करें, मतलब जो वर्ण व्यवस्था वहाँ से शुरू होता है जिसमें बोला जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो गया। अब इसमें क्या होता था कि जो लोग जैसा कार्य करता था, जिस तरीके का मतलब पढ़ाने लिखाने का, पढ़ाने लिखाने का या फिर यज्ञ करवाने का जो कार्य करता था वो ब्राह्मण कहलाते थे। और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता था, किसी भी ग्रुप का जो व्यक्ति है अगर ये कार्य करे तो वो उसी वर्ण का समझा जाता था। तो ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो कहाँ पे थी, पूर्व वैदिक काल में था। ठीक है, उसके बाद ऋग वैदिक काल भी जिसको बोलते हैं, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आते आते और फिर लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद वाला जो पीरियड हुआ, इसमें जो जाति व्यवस्था है, मतलब वर्ण व्यवस्था है, उसको क्या बोल दिया गया, जन्म पे आधारित बोल दिया गया। मतलब अगर आप जिस जाति में जन्म लेते हैं वही आपका क्या होगा, जाति होगा, और इस चीज से आप बाहर नहीं आ सकते हैं। और ये भी बोल दिया गया कि जो जिस व्यक्ति का, उसको मतलब जाति के अनुसार कार्य भी काम जो कौन सा कार्य करेगा, कौन सा पेशा करेगा, वो डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे अगर लोहे का कार्य किया तो लोहार, लकड़ी का कार्य किया तो क्या है, बढ़ई हो गया, इस तरीके से। और ये भी बोला गया कि आप अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो आपका बेटा भी क्या करेगा, यही कार्य करेगा। तो इस तरीके से तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला, जो दलित लोग थे इनको बोला कि आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजिए, पढ़ने लिखने के लिए भेजिए और अलग अलग कार्य करने के लिए। मतलब आप अगर चमड़े का कार्य करें तो ये मत बोलिए कि आपका बेटा भी वही कार्य करे, बल्कि उसको दूसरे कार्य करने के लिए भेजिए। मतलब पढ़ाई लिखाई करवाइए और दूसरे कार्य करवाइए, जिससे आप समाज में क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मतलब आपका अपलिफ्टमेंट हो सकता है। तो क्या करा है यहाँ पे कि करने को बोला था कि जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। अब सोच के देखिए, मतलब कैसी विडंबना है, कैसी स्थिति थी उस समय की कि एक डॉक्टर अंबेडकर ये बताते हैं, अपने जीवनी में ये लिखते हैं कि एक बार ये कहीं गए हुए थे तो वहाँ पे एक तालाब था। अब तालाब जो था वहाँ पे सभी जो ब्राह्मण लोग थे या फिर और भी जो कास्ट के लोग थे वो उस तालाब से पानी अपने पीने के लिए यूज करते थे। तो उस जगह पे जब ये पानी पीने के लिए जाते तो वहाँ से इनको भगा दिया जाता है, मतलब उस तालाब से इनको पानी नहीं पीने दिया जाता है। किसको, डॉक्टर अंबेडकर को। अब सोच के देखिए कि जिस तालाब में, तो यहीं पे अंबेडकर साहब क्या लिखते हैं कि जिस तालाब से अगर कुत्ते बिल्ली अगर चाहे तो पानी पी सकते हैं, मतलब कुत्ते जाकर के, तालाब है खुला है तो जाकर के पानी पी सकते हैं, बिल्ली जाकर के पानी पी सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को पानी नहीं पीने दिया जाता है, ये बोल करके कि तुम क्या हो, अछूत हो। सोच के देखिए कि कितना मतलब उस व्यक्ति के ऊपर या फिर उस जाति से जो लोग आते होंगे उनके ऊपर कितना गहरा मतलब प्रभाव पड़ता होगा, कितना बुरा लगता होगा, कितना भेदभाव होता था। तो इस चीज से देखते हुए इन्होंने क्या बोला कि हमें जाति व्यवस्था के खिलाफ क्या करना चाहिए, अवश्य लड़ना चाहिए। लंबे समय एवं दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया। यही तक, और क्या करा है कि यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। आप सोच के देखिए कि ये कैसा, क्या एक इसको मानवीय बोल सकते हैं, इसको जाहिर सी बात है अमानवीय बोलेंगे। तब क्या है कि न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ क्या है, बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। और वो प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के लोग, भारत को, अब ये भी आपको याद रखना है कि ये भारतीय संविधान का क्या है, प्रस्तावना है, जिसको प्रीएम्बल इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो क्या करें कि हमारा जो संविधान का प्रस्तावना है, मतलब जिसमें हमें ये दिखाई देता है, प्रस्तावना करने का मतलब क्या है, जिसमें संविधान क्यों लिखा गया है, उसका क्या महत्व है, ये संविधान लागू करने से, मतलब संविधान होने से क्या क्या परिवर्तन होंगे, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें होगी, उन सब चीज़ों को
उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है, तो उसको अगर हम पढ़ते हैं तो संविधान किस चीज़ के लिए लिखा गया था वो हमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते तो संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब क्या है कि हम भारत के लोग, जो भी भारत के लोग हैं हम लोग, वो भारत को क्या बनाएंगे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न करने का मतलब क्या होता है कि जिसके पास डिसीजन लेने का खुद पावर होगा, मतलब उसके बारे में कोई दूसरा डिसीजन न लेके खुद व्यक्ति, खुद वो राष्ट्र अपना डिसीजन ले, उसको प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। समाजवादी कहने का मतलब क्या है, जिसमें सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया जाए। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब होता है जिसमें देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है, पारसी हैं, जैन हैं, जितने भी बौद्ध हैं, जितने भी धर्म हैं, ये सब लोग अपना अपना रिलीजन फॉलो करें, उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा, लेकिन देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। तो ये बातें क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, जिसका कोई अपना पंथ नहीं है, जिसका कोई अपना धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और हमारा देश कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, और वो भी क्या बनेगा, गणराज्य हम लोग हिस्ट्री में बताए, हम पता है कि रिपब्लिक किसको बोलते हैं, गणराज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। तो हिस्ट्री का अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो उसमें पता चला होगा कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, जिस राष्ट्र का हेड, जिस राष्ट्र का मुखिया अगर चुना हुआ है यानी कि इलेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब ये तो हम अपने देश को बनाएंगे और साथ ही साथ उसके समस्त नागरिकों को क्या प्रोवाइड करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलेगी सबको प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, जैसा कि जो हमारा जो संविधान है वो कब लिख करके कंप्लीट हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो जब लिखा जा रहा था संविधान को, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वो लिख करके कंप्लीट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और क्या करा है कि द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, मतलब हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को, हम भारतवासी, हम अपने आप को क्या प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, एक संविधान देते हैं। तो ये जो बातें हैं वो प्रस्तावना में लिखी हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कविता। एक कविता, छोटी सी कविता, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये कविता है क्या कि लहू का रंग एक है। ये कविता बहुत ही अच्छी है। तो क्या है कि लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे पहन के रेशमी लिबास, तुम बदल न जाओगे, सभी है एक जाति हम, सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, जी है एक है तो फिर न क्यों, जी एक है तो फिर न क्यों, दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, खता है सब समाज की, खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, कोई जाने है मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क, रूह सभी की एक है जो हम सभी, विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। ये बहुत ही अच्छी कविता है। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि विविधता क्या होता है। विविधता हमारे समाज को, हम सभी को कैसे समृद्ध बनाती है, और साथ ही साथ विविधता होने के साथ साथ हमारे समाज में असमानता और भेदभाव कैसे होता है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। इसके बाद इसका जो अभ्यास वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।